जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो फ्लूइड डायनामिक्स है, जो कि एमडीकेड का अभी रिसेंट एडिशन हुई है पीएमडीसी के सिलेबस में। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपके पास जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है जब आप इसको डिफ़ाइन करते हैं तो आप कहते हैं कि एवरी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड। मतलब जो चीज़ आपके पास फ्लो कर सकती है तो उसको हम कहते हैं ये फ्लूइड कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने पढ़ा होता है बेटा, गैस वो फ्लो कर सकता है, लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है, प्लाज्मा है वो आपके पास फ्लोट कर सकता है। जैसे टूथपेस्ट वगैरह, ये सारे इसके फ्लूइड के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ द फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ द फ्लूइड क्या है, हमने डिस्कशन की थी इसके बारे में, एफएससी में भी डिस्कस करते हैं इसको। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन पहली कैटेगरी है कि अगर स्टैटिक हो जाए, तो स्टैटिक फ्लूइड स्टेट के लिहाज से डिफाइन होता है, हम स्टेट से लिहाज से डिफाइन कर लेते हैं। और सेकंड, हम फ्लूइड की टाइप्स को डिफाइन कर लेते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ द डेंसिटी। तो स्टेट के लिहाज से हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं। स्टेट्स के लिहाज से दो टाइप्स बन जाती हैं। एक को आप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं स्टैटिक फ्लूइड का नाम देते हैं, स्टैटिक फ्लूइड। और जो सेकंड फ्लूइड का नाम होता है उसको हम कहते हैं डायनामिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। देखिए, जैसे कि नाम इंडिकेट करते हैं कि आपके स्टैटिक फ्लूइड कौन से होंगे, इनमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड को एट रेस्ट, तो उसको आप बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड। डायनामिक्स में क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ द फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है। या आप कहते हैं फ्लूइड या फ्लोइंग सब्सटेंसेस इन मोशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट वाला फ्लूइड हो तो उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास डेंसिटी के लिहाज से। तो डेंसिटी के लिहाज से हम फ्लूइड को दो तरह से कैटेगरी बना सकते हैं। नंबर वन, सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है जिसको आप कहते हैं कंप्रेसिबल, और सेकंड आपके पास आ जाती है जिसको आप कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल मीन्स कि ऐसे फ्लूइड होंगे कि जिसकी जो डेंसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इसको आप बोलेंगे ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। फिर इन्हीं फ्लूइड के फर्दर प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से होती है कि इसके अंदर टर्म यूज़ की जाती है जिसको आप कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपके पास क्या होती है, तो विस्कोसिटी को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो विस्कोसिटी डिफ़ाइन कुछ इस तरह से होती है कि इट इज़ दी इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन adjacent layers, adjacent layers of the fluid is called viscosity, ठीक है। मैंने दो कंसेक्यूटिव लेयर्स आपकी फ्लो कर रही है तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं क्या, विस्कोसिटी कहा जाता है। विस्कोसिटी को हम जब डिनोट करते हैं तो इट इज़ डिनोटेड बाय, सिंबल होता है इसका ईटा। तो ईटा से हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ देखेंगे तो कुछ रिलेशंस हैं जिसको आप पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम जस्ट मैथमेटिकल फार्मूला इसका यूज़ करेंगे ताकि हम इसके यूनिट्स के कुछ रिलेशंस लिखना चाहें तो वो हम लिख पाएँ। मतलब इसी फोर्स का यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, फोर्स का वेलोसिटी के ग्रेडियंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वालिटी का साइन और प्रोपोर्शनैलिटी से हटाएंगे, ईटा इनटू
ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई बन जाएगा। यहाँ से विस्कोसिटी आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा वाई। अब ये जो आपके पास है ये क्या है, इसको आपने लिखा हुआ है दिस इज दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, दिस इज शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इसी फार्मूले से आप कुछ इसके यूनिट्स निकाल ले ताकि आपको वहाँ से कोई एमसीक्यूज पूछा जाए तो वो आपको आना चाहिए। यूनिट ऑफ द ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूनिट क्या होगी। सबसे पहले इसको ज़रा बेस यूनिट्स में लेके जाएंगे तो बेस यूनिट्स में इसकी यूनिट क्या बनेगी, ये बनेगी kg ईटा इज इक्वल्स टू kg मीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, और ये बराबर होता है किसके, पास्कल इंटू सेकेंड के। अब इसमें जो आपने ये लिखा हुआ है kg मीटर सेकेंड, इसको जब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि ये बेस यूनिट्स की फॉर्म में है, और पास्कल इंटू सेकेंड जो है वो SI यूनिट है। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि या तो इसकी डाइन हो सकती है जो कि बराबर होती है किसके, डाइन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू वर्ड, ये बराबर होता है पॉइस के। ठीक है। और वन जो हमारे पास पास्कल सेकेंड होता है, पास्कल इंटू सेकेंड, ये बराबर होता है किसके, 10 पॉइस के बराबर होता है। तो ये कुछ यूनिट्स की कन्वर्जन है जो कि आपने याद रखनी है। इन CGS सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो CGS सिस्टम में अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो उसकी क्या बनेगी, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। तो ये MCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर वो आपसे इनके पूछता है किसी सिस्टम के बारे में, यूनिट्स के बारे में। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा MCQ प्लॉट करते हैं जिससे बात मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। वो MCQ बेटे क्या है स्टूडेंट्स, MCQ ये है कि इफ़ दी टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, देन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विल बी, या आपसे जनरल पूछा जा सकता है कि विस्कोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंक्रीजिंग, सेकेंड ऑप्शन इज़ डिक्रीजिंग, और थर्ड ऑप्शन इज़ कांस्टेंट, एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन बनेगी। क्योंकि गैसेस हमारे पास होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, तो हमारे पास ये फ्लूइड्स के अंदर आ जाते हैं। हम एक एक इसका केस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे गैसेस की, तो गैसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली गैसेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन रेट का जो रिलेशन होता है वो विस्कोसिटी से डायरेक्ट होता है। अब विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ भी क्या रिलेशन होता है, सॉरी आप ये कह सकते हैं इस तरह से समझें बेटा इसको, क्योंकि इधर रिलेशन आपका डायरेक्ट बन गया। तो आप ये लिखिएगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर उससे क्या होता है, कोलिजन इंक्रीज़ होती है। कोलिजन इंक्रीज़ हुई तो इसका मतलब है विस्कोसिटी क्या कर गया, इंक्रीज़। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं रिलेशन में कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है। अब लिक्विड्स का आ जाए, मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, विस्कोसिटी बढ़ी। लिक्विड्स के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो इससे क्या होता है, द लेयर्स विल मूव अवे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अवे मूव कर रहे, तो फिर जो फ्रिक्शनल अफेक्ट है
बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इट मीन्स कि जो आपकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा कि डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। फॉर द लिक्विड्स टेम्परेचर बढ़ा है, विस्कोसिटी आपके पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसलिए ऑप्शन आपके पास बीटा भी ठीक हो जाएगा। एक टर्म यहाँ पे एक और हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको आप कहते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम इसकी बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं कि जो प्योर हनी होता है वो एक विस्कोस्टैटिक फ्लूइड है। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स, आप इसको डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ड्रैग फोर्स को आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिटार्डिंग फोर्स, इट इज द रिटार्डिंग फोर्स experienced by an object during its motion in the fluid। जब भी आप किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी चीज़ को मूव करवाएंगे तो आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस अपोजिशन उसको मिलेगी। ऐसे अपने हाथ को आप पानी के अंदर फ्लो करवाएं, मूव करवाएं, एक रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस होती है, वो बेसिकली ड्रैग फोर्स होता है। ड्रैग फोर्स का ताल्लुक विस्कोसिटी से डायरेक्ट, उसके अलावा आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और वी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से 6 पाई ईटा आर वी। और ये जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी स्टोक्स लॉ कहा जाता है। स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, स्टोक्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है अगर वो कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो। नंबर 1 सबसे पहले जो हमारे पास स्टोक्स लॉ है, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे पास रेन ड्रॉप्स होता है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं तो वो वैलिड होता है उसके लिए, ठीक है। और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लेस देन द क्रिटिकल स्पीड, या आप कह सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, आपकी कम होना चाहिए। इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ऐसा क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपके पास फ्लूइड होता है उसकी जो फ्लो है वो टर्बुलेंट बन जाती है। तो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो जब हो तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो आपका थर्ड इसके अंदर पॉइंट बन जाता है वो ये है, इट इज़ फॉर ओनली नॉन आइडियल गैस, ठीक है, ताकि विस्कोसिटी ज़ीरो ना हो। क्योंकि अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँगा तो उसमें विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और फिर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास लो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए वैलिड होता है। अगर मैं हाई स्पीड की बात करूँगा तो हाई स्पीड में ड्रैग फोर्स का जो ताल्लुक होता है वो वी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो फिर ग्राफ जो बनता है ड्रैग फोर्स का इन केस ऑफ द लो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स और हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करूँ बिटवीन द ड्रैग फोर्स एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि लीनियर पावर है, आपका ग्राफ यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली रिलेशन है, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ कि ड्रैग फोर्स का ताल्लुक
v के स्केयर के साथ आ गया फॉर द हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास ये बनेगा। सो दिस इज फॉर द हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज द फॉर लो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब आ जाए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम करते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या आ सकते हैं, यहाँ से छोटे छोटे MCQ बन सकते हैं। आप फोकस इधर कीजिएगा तो MCQ पे हम पहले अपलोड करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, लेट से आपके पास यहाँ पे है वाटर कह दें, सेकंड आप कहते हैं मिल्क, और थर्ड आपके पास है गैसेस, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है हनी। तो सबसे ज़्यादा आपके पास विस्कस कौन सा होगा? हनी होगा। इनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन यहाँ अपलोड कर देता हूँ MCQs की शेप में। वो कुछ इस तरह से है, वो आपसे कहे कि अ प्लास्टिक बॉल of the radius are moving in a fluid, फ्लूइड में मूव कर रहा है with the velocity v, it experiences retarding force। आप रिटार्डिंग फोर्स का नाम दे दें F। ड्रैग फोर्स, अब इसी तरह से क्या है, आपने क्या करना है, वो कहता है कि ड्रैग फोर्स ऑन एन अदर प्लास्टिक बॉल, लेकिन उसमें कंडीशन दे देता है कि उसका जो रेडियस है वो 2r है। अब इसका आंसर आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट भी कह सकता है, दैट इज F प्राइम इज इक्वल्स टू F भी कह सकता है, F प्राइम इज इक्वल्स टू 2F भी कह सकता है, F प्राइम इज इक्वल्स टू F बाई 2 भी कह सकता है, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास आ सकती है कि F प्राइम इज इक्वल्स टू 4F कह सकता है। तो देखें बड़ा सिंपल है सवाल का सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। एफ डी इज इक्वल्स टू होता है 6 पाई ईटा आर वी। अगर मैं अदर प्लास्टिक बॉल के लिए करना चाहूँ तो 6 पाई ईटा, आर की वैल्यू आपके पास क्या है 2r, और वो कहता है कि हाँ यहाँ पे आपके पास ड्रैग फोर्स 2r है, और वेलोसिटी भी आपके पास पहले के मुकाबले में क्या है डबल है, तो 2v कर दें। F ड्रैग प्राइम इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 टू द 4 इंटू 6 पाई ईटा आर वी। दिस सिंपलाइज दैट ये बनेगा F डी प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द ड्रैग फोर्स। सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगी आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑप्शन। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आसान सा क्वेश्चन है। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपको प्लॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे आपसे कहा जाए कि इफ ऑल द पैरामीटर्स आर डबल्ड देन ड्रैग फोर्स विल बी। बड़ा सिंपल है। देखिए हमारे पास फार्मूला है ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। देखिए अब आप सारे फैक्टर्स को डबल किए जा रहे हैं, ठीक है, जो चेंज होने वाले हैं, मतलब ईटा चेंज हो सकता है, आप उसको 2 ईटा पुट कर दें, आर को चेंज कर दें 2r पुट कर दें, और वी को भी आप चेंज कर दें, उस भी आप 2 कर दें। तो एफ डी प्राइम इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 4 टू द 8 इंटू 6 पाई ईटा आर वी। This implies that drag force will becomes equals to 8 times of the drag force। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन में गिवन हो गया कि 8 फोर्स गिवन है, तो आपने राइट ऑप्शन को वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स
हैविंग रेडियस रेशो, हैविंग रेडियाई रेशो, वो रेडियाई रेशो जो गिवन है वो आपको गिवन है 4:3 एंड द ड्रैग फोर्स रेशो वो आपको गिवन है इज 3:10। ठीक है, इट्स मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, मूविंग थ्रू द फ्लूइड। देन कहता ही है कि आपने रेशो फाइंड करनी है V1/V2, इनकी रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। अब ड्रैग फोर्स का फार्मूला है हमारे पास, आपको पता है कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6π∗RV। एफ डी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, मैं V लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट ये बनेगा V1/V2 इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा FD1 या FD कर दें आप बेशक, FD1 इंटू क्या बनेगा R2, और इस तरह से आपके यहाँ पे क्या बनेगा इन्वर्स रिलेशन है, तो FD2 इंटू क्या बनेगा R1। सो V1/V2 इज इक्वल्स टू, ड्रैग फोर्स की रेशियो क्या गिवन है 3/4, और दूसरी जो गिवन है वो आपको गिवन है कितनी 3:10, तो क्या बन जाएगा 9/40, सो 9:40 विल बी द आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आपको यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से वो आपसे कह सकता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर सकता है आपसे। लेट्स से क्वेश्चन एक और आ गया, वो क्वेश्चन है कि इफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, इफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम बिकम्स डबल्ड, ये डबल हो गया, while speed becomes quadrupled, then drag force will be। अब इसको आपने सॉल्व करना है। आप करेंगे कि मेरे पास जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है वो है 6π∗RV, और V का फार्मूला हमने पुट किया हुआ था 4/3πr³। सही है, अब यहाँ पे V का R के पावर 3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया, इट मीन्स के R का V के 1/3 के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो ये बात मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल्स टू, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू क्या बनेगा V2/V1 की होल पावर 1/3, ये बन जाएगा। R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल्स टू, V2 किसके बराबर है 2V1 के बराबर है, और V1 के एज इट इज़ है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2/3, यहाँ पर क्या बनेगा 1/3। अच्छा, अब 1/3 आ गया, ये V1 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा मेरे पास R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/3, दिस इम्प्लाइज दैट R2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 × R1। ये मेरे पास R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2/3, देखिए ना ड्रैग फोर्स आपके पास डबल हो गई थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि आपके पास आया FD2/FD1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1। अब R2 की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आई है, ये सामने लिखी हुई है 2 × होल पावर 1/3 × R1, और इसकी वैल्यू क्या है R1 ही लिख रहने दें, या बेशक R लिख रहने दें, कैंसिल हो जाएगा ये वैसे भी, तो ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 4 × V, ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करें तो याद आएगा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 का होल पावर स्केयर बनेगा, तो ये बनेगा ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 इंटू क्या बनेगा F1। सो ड्रैग फोर्स विल बिकम्स इक्वल्स टू
टू टाइम्स ऑफ दी F1 आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट क्या था इसका कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि B जो है वो आपके पास ये था कि V आपका 8 टाइम्स हो जाता है, तो उस केस में क्या बनेगा? आपको पता है कि R इक्वल्स टू में V की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, बिकॉज 4/3 पाई क्यूब के बराबर होता है। सो R इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/3 आ जाएगा, 8 1/3 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 2। तो R1 की वैल्यू 2 आ गई, R की 2 आ गई। नाउ द ड्रैग फोर्स D2 ओवर ड्रैग फोर्स D1 इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा आपके पास? R2 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाई V1। ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू आपके पास क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स। सो ये आपके पास एक और MCQ हो जाएगा। So this is all about the drag force and its formulas and about the relation